नमस्कार मित्रों, जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण और भारत में अरबों का किस प्रकार आगमन होता है। अरब पहले व्यापारी के रूप में मालाबार तट केरल राज्य में आए, जबकि इन्होंने आक्रमण किया। इनका जो सफल आक्रमण रहा ये सिंध पर रहा। तो देखते हैं इसके बारे में। हमारा जो टॉपिक है आज का, अरब आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण किस प्रकार हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत। तो दोस्तों, अरबों का आगमन सर्वप्रथम भारत में, अरबों का सर्वप्रथम आगमन व्यापारी के रूप में हुआ। किस रूप में है? व्यापारी के रूप में है। और ये सबसे पहले व्यापारी के रूप में मालाबार तट केरल राज्य में आए। यानी इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम व्यापारी के रूप में केरल राज्य में हुआ। जबकि अरबों ने पहला जो आक्रमण किया, अरबों का पहला आक्रमण मुंबई के थाना नामक स्थान पर हुआ। अरबों का प्रथम आक्रमण मुंबई के थाना नामक स्थान पर हुआ, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। अरबों का जो पहला आक्रमण असफल रहा और अरबों का जो प्रथम आक्रमण प्रथम सफल आक्रमण ये 712 में सिंध पर रहा। अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 में सिंध पर रहा। और सिंध पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया, इसके कई कारण हैं। अगर सिंध की बात करें तो सिंध का जो तात्कालिक शासक था ये दाहिर था। सिंध का जो शासक था ये दाहिर था और दाहिर के पिता का नाम चाच था। इनके पिता का नाम चाच था। चाच ने सिंध में शूद्र शासक शासी सेकंड को पराजित करके अधिकार किया। और चाच के बाद भी जो अगला शासक बना उसका नाम है दाहिर। तो इनके समय अरबों का प्रथम आक्रमण रहा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में रहा। तो आइए देखते हैं। ये जो सिंध है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और सिंध की उस समय तात्कालिक भारत में जो सिंध की राजधानी थी वो अलौर थी। क्या थी? अलौर थी। इस समय जो बगदाद का खलीफा ये अली वालिद था। बगदाद का खलीफा अली वालिद था। जबकि इस समय इराक का गवर्नर अल हज्जाज था। इराक का गवर्नर अल हज्जाज है और यहाँ का खलीफा, बगदाद का खलीफा अली वालिद था। और ये अल हज्जाज का जो सेनापति था इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ एक अरबों का एक जहाज था, समुद्री जहाज था, और इस समुद्री जहाज को यहाँ सिंध के डाकुओं ने लूट लिया। सिंध के डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया, अरबी जहाज को। इस कारण अल हज्जाज सिंध के शासक दाहिर से नाराज हो गया। सिंध का जो शासक है दाहिर है, और दाहिर से नाराज कौन हो गया? अल हज्जाज हो गया। और अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। और 712 में एक युद्ध हुआ, रावर का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ? तो ये सिंध के शासक दाहिर
और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। इस युद्ध में दाहिर वीरगति को प्राप्त हो गया और जो दाहिर की पत्नी थी रानीबाई, दाहिर की पत्नी रानीबाई ने जौहर किया और यह जौहर भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। भारतीय इतिहास का पहला जौहर 712 में हुआ। किसके समय हुआ? दाहिर के समय हुआ। आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने किया, दाहिर की पत्नी रानीबाई ने यहाँ जौहर किया। ये भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है, जबकि राजस्थान इतिहास का प्रथम जौहर रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के समय हुआ था। सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया और 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 712 में सिंध को जीत लिया और 713 में इन्होंने मुल्तान को जीत लिया। और अरबों ने सबसे पहले भारत में एक टैक्स वसूला। इस टैक्स का नाम है जजिया कर। जजिया कर। जजिया कर की अगर बात करें, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था और जजिया कर देने वाले लोगों को जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी अर्थात संरक्षित प्रजा। जजिया कर महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से व अपंगों से नहीं लिया जाता था। जजिया कर महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से, अपंगों से नहीं लिया जाता था। तो ये वयस्क लोगों से जजिया कर लिया जाता था, जिन्हें जिम्मी अर्थात संरक्षित प्रजा कहा जाता था। अरबों ने भारत में सर्वप्रथम ऊंट पालन और खजूर की खेती करना प्रारंभ किया। ऊंट पालन की बात करें तो सबसे पहले अरबों ने किया, क्योंकि अरब कंट्रीज में डेजर्ट इलाका है, रेगिस्तान है और रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो भारत में ऊंट पालन का श्रेय अरबों को दिया जाता है। खजूर की खेती भी भारत में अरबों ने शुरू की तथा भारत में अरबों ने दिरहम नामक सिक्का चलाया। दिरहम नामक सिक्का भारत में अरबों ने चलाया और अरब आक्रमण की भारत में जानकारी चचनामा अरबी ग्रंथ से मिलती है। चचनामा अरबी ग्रंथ से मिलती है, जिसका 9वीं शताब्दी में फारसी भाषा में अबू बकर कूफी ने अनुवाद किया। अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक अरबी ग्रंथ से मिलती है, जिसको फारसी भाषा में अबू बकर कूफी ने अनुवाद किया। इसके अलावा फुतूह अल बलदान नामक ग्रंथ से भी अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। फुतूह अल बलदान, जिसको बिलादुरी ने लिखा था, इस ग्रंथ से भी भारत में अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अरबों ने भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं किया, अपितु भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है।
तुर्कों की अगर बात करें तो तुर्कों की अल्पतगीन नामक शासक ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क साम्राज्य की स्थापना 961 ईस्वी में अल्पतगीन नामक शासक ने की। तुर्की साम्राज्य की स्थापना 961 में अल्पतगीन नामक शासक ने की। इनका जो पुत्र है सुबुक्तगीन, इनका दास भी था। और सुबुक्तगीन ने भारत में पहली बार 986 ईस्वी के लगभग आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक है सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है? सुबुक्तगीन। और इसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ने आक्रमण किसके विरुद्ध किया? जयपाल के विरुद्ध किया। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था, जो काबुल और पंजाब के मध्य इनका राज्य स्थित था। जयपाल सुबुक्तगीन से पराजित हो गया। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना की। यामिनी वंश की स्थापना 977 में सुबुक्तगीन के द्वारा की गई। और इन्होंने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। राजधानी गजनी को बनाया। सुबुक्तगीन के बाद इनका पुत्र 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। 998 से 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और भारत में सर्वाधिक जो तुर्क आक्रमणकारी था वो था महमूद गजनवी। और इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। एक अंग्रेज इतिहासकार है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। और इनका जो पहला आक्रमण रहा 1000 में रहा। ये 1001 भी आपको मिल जाएगा। और 1000 से लेकर 1027 तक इन्होंने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। तो प्रमुख आक्रमणों की हम बात कर रहे हैं यहाँ। इनका जो पहला आक्रमण रहा, पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध रहा। प्रथम आक्रमण 1000 या 1001 में पंजाब व काबुल के मध्य हिंदू शाही साम्राज्य के शासक जयपाल के विरुद्ध रहा। और जयपाल इस युद्ध में भी पराजित हो गया। और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली क्योंकि जयपाल 2 बार इससे पहले पराजित हो चुका था। और तीसरी बार महमूद गजनवी से पराजित हो गया। और इसे अपने आप को ग्लानि की अनुभूति हुई और इन्होंने आत्महत्या कर ली। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट नारायणपुर अलवर में आक्रमण किया। 1012 में इन्होंने थानेश्वर, जो कि हरियाणा में स्थित है, थानेश्वर में आक्रमण 1012 में किया। और इसने यहाँ स्थित चक्रास्वामी के मंदिर को नष्ट कर दिया। 1012 में थानेश्वर पर आक्रमण हुआ
और इसने चक्रास्वामी के मंदिर को नष्ट कर दिया। 1016 से 1018 के मध्य महमूद गजनवी ने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया और बहुत सारे मंदिरों को यहाँ तहस नहस किया। इनका जो सबसे चर्चित आक्रमण रहा वो रहा 1025 का, और ये आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर। ये सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। इस समय यहाँ का जो शासक था चालुक्य सोलंकी वंश का शासक भीमदेव प्रथम था। इस समय यहाँ महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और इस मंदिर को महमूद गजनवी ने नष्ट करवा दिया। यहाँ का जो शासक था भीमदेव अपनी राजधानी को छोड़कर यहाँ से भाग गया, थंग की ओर भाग गया और यहाँ इस मंदिर को इन्होंने निशाना बनाया और इसे अपार धन संपदा इस मंदिर से हाथ लगी। 1026 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवा दिया। पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया और इस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का आधुनिक स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ रहा और इसी कारण महमूद गजनवी को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा गया है। बुत सिकन या मूर्ति भंजक किसे कहा गया? महमूद गजनवी को कहा गया, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मंदिरों को ध्वस्त या नष्ट किसने किया है? महमूद गजनवी ने किया है। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला जो शासक है, प्रथम शासक, ये महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी। इनके दरबार में अबू रेहान या अल बरूनी निवास करते थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ का जो नाम है वो किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद यानी भारत की खोज। वैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है पंडित JL नेहरू ने। तहकीकात ए हिंद का अर्थ भी भारत की खोज होता है। ये पुस्तक लिखी है अल बरूनी ने, और अल बरूनी ने ही 1030 में भारतीय मानसून का वर्णन किया। इनके अलावा महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी नामक विद्वान निवास करता था, और फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा शाहनामा। शाहनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा? फिरदौसी ने। जबकि तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद लिखा अल बरूनी या अबू रेहान ने। भारत में तुर्कों ने अपना राज्य स्थापित किया, और इनके बाद जो शासक आता है वो आता है महमूद गजनवी के बाद में जो शासक है मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी की अगर बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1173 से 15 मार्च 1206 ईस्वी तक का रहा, और इन्होंने भारत में जो पहला आक्रमण किया वो 1175 में किया। तो गोरी की बात करें, मोहम्मद
गौरी, इनका जो शासनकाल है 1173 से 1206। इनका वंश संसबनी था। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित थे? संसबनी वंश से संबंधित थे। इनका जो मूल नाम, मोहम्मद गौरी का मूल नाम यानी वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इनका वास्तविक या मूल नाम था। इनका जो पहला आक्रमण, भारत में पहला आक्रमण ये 1175 में रहा और ये किया मुल्तान के विरुद्ध। पहला आक्रमण 1175 में। गौरी की प्रथम पराजय, भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय ये रही 1178 ईस्वी में। इसकी बात करें तो 1178 में माउंट आबू के युद्ध में, माउंट आबू के युद्ध में गुजरात का शासक था मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को 1178 में माउंट आबू के युद्ध में पहली बार पराजित किया था। इनके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ और सिरसा हरियाणा नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी। तो तराइन के युद्ध की अगर बात करें, तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए वैसे, और तराइन के टोटल युद्धों की अगर बात करें, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। किन किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान, और ये चौहान थे 3rd, और मोहम्मद गौरी के मध्य। प्रथम युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान रहा, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक मोड़ बिंदु कहा जाता है। भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु या टर्निंग पॉइंट तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुसलमानों का आगमन हो गया, इनकी सत्ता स्थापित हो गई और इन्होंने यहाँ मंदिरों को ध्वस्त किया। तो इस तरीके से इतिहास में एक मोड़, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। इसलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु या टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है, मोड़ बिंदु। वैसे तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था और तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और यह युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल, कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल
और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद घेड़वाल को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई, लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई। कुछ सिक्के पर अव्यक्तमेव लिखा हुआ मिला और इन सिक्कों को दहलीवाल सिक्का के रूप में जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान जो झेलम नदी के तट पर स्थित है, यहाँ खोखर जाति के लोगों द्वारा गोरी की हत्या कर दी। 15 मार्च 1206 में दमयक नामक स्थान पर झेलम नदी के किनारे खोखर जाति के लोगों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी।